अगर आज गांधी जी होते तो निश्चित रूप से कोरोना पीड़ितों की सेवा करते और साथ ही वो सरकारों की हृदयहीनता पर भी सवाल उठाते। वो अमेरिका की सरकार पर सवाल उठाते, जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि लोगों की क्या हालत हो रही है। वो ये सवाल उठाते हैं कि अमेरिका में हेल्थ सर्विसेज इस कदर प्राइवेटाइज्ड क्यों है और इंश्योरेंस के साथ क्यों जुड़ी हुई है। पब्लिक हेल्थ सर्विस का ऐसा सत्यानाश अमेरिका में क्यों हुआ और कैसे हुआ। वो भारत में भी यही सवाल उठाते कि ऐसी स्थिति कैसी बन गई कि आपके पास इस महामारी से निपटने के लिए बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, वेंटिलेटर्स आपके पास नहीं है। और वो निश्चित रूप से इस बात पर भी सवाल उठाते कि आप लॉकडाउन जैसा इतना बड़ा और करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला कदम उठाते हैं और लोगों को उसके लिए तैयारी का अवसर नहीं देते। और जो लोग अपने घर जा रहे हैं उन्हें पुलिस सड़क पर डड्डू चाल चलाती है, मुर्गा बनाती है, डंडे मारती है, जैसे कि कोई अपराधी हो। तो गांधी अगर आज होते तो उनके लिए ये दोनों चीजें बेहद हैं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। अगर मैं सच कहूं तो पुरुषोत्तम जी के बारे में कुछ भी बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। पुरुषोत्तम जी कवि हैं, कहानीकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रेजुएशन तक ग्वालियर से की है इन्होंने और उसके बाद से इन्होंने जेएनयू से पीएचडी किया है। इनकी कुछ किताबें आ चुकी हैं, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर और उनका समय, नाकोहस उपन्यास, तीसरा रुख जो कि कलेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड कल्चरल एसेज यानी निबंधों का संकलन है, संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध, अस्त्राखान वाया विरवान, स्कॉलरिस की छाँव में और हु इज़ भारत माता यानी भारत माता कौन है। इसके अलावा उन्होंने कबीर की कविताओं का संपादन किया है, साखी और शबद। इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं, देवी शरण अवस्थी सम्मान, राजकमल पांडुलिपि पुरस्कार। जेएनयू में पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल स्टडीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। वर्ल्फैम कॉलेज कैम्ब्रिज विजिटिंग प्रोफेसर एट मैक्सिको रहे हैं। ये फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं कुछ संस्थाओं में, जैसे कि सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग में मेंबर रहे हैं 2007 से 2013 तक। बाकी तो अब हम पुरुषोत्तम जी से अनुरोध करेंगे कि वे भी थोड़ा अपने बारे में। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ था। बताइए। और मैंने ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस किया था। मैं जेएनयू में हर हालत में ग्वालियर से निकलना चाहता था, जेएनयू आना चाहता था। तो पॉलिटिकल साइंस पीएचडी में भी अप्लाई किया और एमए हिंदी में भी। लेकिन
पॉलिटिकल साइंस पीएचडी में उस समय जो स्थितियां थी उसमें फेलोशिप मिलने की संभावना कम थी, और जेएनयू में एमए के विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद किसी ना किसी तरह से मिल जाती थी उस समय के सिस्टम में। तो मैं उस स्थिति में नहीं था कि बिना आर्थिक मदद के दिल्ली में रह सकूं। तो फिर मैंने एमए हिंदी पॉलिटिकल साइंस में भी साथ साथ अप्लाई कर रखा था। उसके पहले मैं हिंदी साहित्य में रुचि रखता था, लेकिन सिस्टमेटिकली या एकेडमिकली मैंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा था। तो जब यहाँ अप्लाई कर दिया तो फिर महीने भर मैंने बहुत कड़ी मेहनत की। हिंदी साहित्य, उसका इतिहास, उसकी प्रवृत्तियाँ, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम, लेखकों कवियों के बारे में थोड़ा सिस्टमेटिकली एकेडमिकली पढ़ा, और इस तरह फिर जो दाखिला हुआ तो मेरी मेहनत का नतीजा कहिए या जो भी कहिए, सौभाग्य से मैंने वो दाखिले की लिस्ट टॉप की, और वो टॉप पोजीशन मेरी एमए करने तक बनी रही अंत तक। मेरा ख्याल है अभी भी जो सीजीपीए मुझे मिला था उसका रिकॉर्ड शायद अभी तक बरकरार है। उसके बाद कबीर में मेरी दिलचस्पी एमए में ही हो गई थी, तो मैंने तय किया कि मैं कबीर पर ही रिसर्च करूंगा। मैंने रिसर्च की और नवंबर जी के साथ रिसर्च की। पीएचडी थीसिस मैंने अपनी 1985 में सबमिट कर दी थी, लेकिन उस थीसिस को मैंने छपवाया नहीं। वो थीसिस मेरी जाके थीसिस नहीं, मेरी किताब कबीर पर, थीसिस से तो उसका कोई दूर का ही संबंध है बस। तो जो मेरी किताब है कबीर की कविता और उनका समय, वो 2009 में छपी। बाकी जो आपने बताया वो है ही, कैम्ब्रिज, मैक्सिको या यूएसए में भी कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स दिए हैं, अभी भी देता ही रहता हूँ। इस बार भी जो आया था इस बार, तो इसमें भी 1-2 लेक्चर्स थे, लेकिन उसके बाद तो खैर कोरोना के चलते मैं फंसा हुआ हूँ। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वोल्फ्सन कॉलेज का फेलो अभी भी हूँ, और इस समय यूपीएससी से ऑफिस डिबेट करने के बाद कुछ दिनों तक मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मालवीय चेयर प्रोफेसर था। उसके बाद ग्वालियर में आईटीएम में था। उसके बाद से मैं अपना एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर का जीवन जी रहा हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। पिछले साल मेरी किताब नेहरू पर आई थी, नेहरू जी के लेखों और भाषणों का संकलन और उनके बारे में कही गई बातों का संकलन, मेरी एक लंबी भूमिका के साथ। हु इज भारत माता, इस पुस्तक का कन्नड़ अनुवाद आ चुका है और हिंदी अनुवाद जल्दी ही आने वाला है। 2018 में मेरी पुस्तक आई थी पद्मावत पर, पद्मावत एन एपिक लव स्टोरी, और इस समय मैं कबीर पर ही एक किताब पर काम कर रहा हूँ और वो भी अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। तो वो भी मेरा ख्याल है अब आ जानी चाहिए इस साल के अंत तक या शायद अगले साल में। तो यही है गतिविधि। और मुझे जैसा आपने कहा कि उपन्यास, कहानी, कविताएं तो खैर अब लगभग नहीं लिखता, मैं कभी लिखता था और अभी भी कभी कभार कुछ लिख देता हूँ, लेकिन छपवाता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उपन्यास आपको पता ही है, मेरा उपन्यास नाकोहस लोगों को अच्छा लगा, बावजूद इसके कि बहुत रेसी रीडिंग नहीं है, वो बहुत घटना प्रधान उपन्यास नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा लगा है। उसके 2 संस्करण आ चुके हैं, मराठी में अनुवाद आ चुका है। और कबीर किताब खत्म करने के बाद मेरा इरादा तो है, देखिए क्या होता है, इरादा तो है कि नाकोहस का सीक्वल ले, नाकोहस के बाद का हालचाल ले। और फिलहाल मैं यहाँ अमेरिका में हूँ। मैं मार्च में आया था और मुझे 22 मार्च को वापस लौटना था। मेरा बेटा यहाँ है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में, तो मुख्य रूप से उससे मिलने, उससे गप्पे लगाने में आया था। लेकिन वो 22 मार्च को फ्लाइट कैंसिल हुई और उसके बाद आप लोगों को पता ही है, बस फंसा हुआ हूँ मैं। इंतजार कर रहा हूँ, रेस्क्यू फ्लाइट के लिए अप्लाई कर रखा है, जब भी नंबर आएगा वापस हूँ। अभी फिलहाल तो यही है। पद्मावत पर आपने किताब लिखी, उस ये जो अकथ कहानी प्रेम की है, ये भी तो शायद मेरे ख्याल से पद्मावत से ही रिलेटेड। नहीं, ये कबीर पर है। ये कबीर पे। पद्मावत पर जो मैंने किताब लिखी है वो 2018 में छपी है, और वो 2000, कबीर वाली किताब तो 2009 में छपी थी। अकथ कहानी प्रेम की जो है वो तो 2009 में छपी थी। और जो आप जिस विषय पर आज बात करने वाले हैं हम लोग, तो 2005 में मैंने एक व्याख्यान दिया था जो गांधी शांति प्रतिष्ठान में वार्षिक व्याख्यान होता है
बड़ा प्रतिष्ठित व्याख्यान है। तो वो व्याख्यान देने के लिए मुझे बुलाया गया था 2005 में, और उसका विषय मैंने ही तय किया था, और वो विषय था मजबूती का नाम महात्मा गांधी। वो व्याख्यान बहुत अच्छा लगा लोगों को, बहुत मकबूल हुआ। गांधी शांति प्रतिष्ठान ने उसे एक पुस्तिका के रूप में छापा भी। फिर वो पुस्तिका चंपारण शताब्दी समारोह के अवसर पर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने उसको रिप्रिंट किया। रमाशंकर जी वहाँ के चांसलर हैं, उनके सौजन्य से वो गांधी मजबूती का नाम महात्मा गांधी व्याख्यान रिप्रिंट हुआ। और मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि आज 15 साल में ये जो मुहावरा है, ये जो फ्रेज है मजबूती का नाम महात्मा गांधी, जो मैंने 2005 में पहली बार इस्तेमाल किया था, वो काफी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं और बहुत लोकप्रिय हो गया है। और लोग आजकल, कुछ लोग ये बताते हैं कि मेरा गढ़ा हुआ मुहावरा है, कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि जो एक बहुत अजीब सी बात हमारे कॉमन सेंस में बैठा दी गई थी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उसकी जगह अब बहुत से लोग मानने लगे हैं और कहने लगे हैं कि मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी। जो गांधीवादी दर्शन की अगर हम बात करें, अगर तो गांधीवादी दर्शन में जो मुख्य रूप से चीजें हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज, स्वदेशी और ट्रस्टीशिप, इसमें अहिंसा प्रमुख हथियार के रूप में गांधी जी ने इस्तेमाल किया। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में कि अहिंसा के बल पर गांधी ने अपने को स्थापित ही नहीं किया, अपने को सही प्रमाणित भी किया और देश को आजादी की राह पर वो ले गए। ठीक है, अब मैं इस पर कुछ बात करता हूँ। हाँ, श्योर। हाँ, देखिए, ऐसा है, आपने कहा गांधीवादी दर्शन, तो इससे मुझे एक मजेदार घटना याद आई। 1947-48 में जब गांधी जी कलकत्ते में थे, आप जानते हैं कि जब देश की आजादी आई 1947 में, तो गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, वो कलकत्ते में थे। तो उस समय उनके वहां होने से कुछ लोग बड़े नाराज भी थे और वो नारे लगते थे कई बार, गांधीवाद मुर्दाबाद। तो गांधी जी ने एक बार ये कहा कि और चीजें अपनी जगह, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि गांधीवाद मुर्दाबाद, क्योंकि अव्वल तो गांधीवाद जैसी कोई चीज है नहीं, और अगर गांधीवाद जैसी कोई चीज है तो उसे मुर्दाबाद ही होना चाहिए, उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था। मैं इस पर सोचता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि जब गांधी जी गांधीवाद शब्द के प्रति अपनी नापसंदगी या असुविधा जब जाहिर कर रहे हैं, तो उनका आशय वस्तुतः ये है कि वाद एक तरह के क्लोज्ड सिस्टम की सूचना देने वाला शब्द है। एक व्यक्ति ने कोई विचार रखे, एक सिस्टम आपके सामने रखा, और फिर उस सिस्टम से ही आप सारी दुनिया को देखते हैं। तो इस अर्थ में गांधी जी वाद शब्द को पसंद नहीं करते थे, और बिल्कुल उनका कहना सही था, क्योंकि गांधी जी उस तरह से एकेडमिक फिलोसफर नहीं थे। उन्होंने अपने विचारों को, अपने सोच को कोई बहुत सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रखा है। मिसाल के तौर पर अहिंसा की हम सब बात करते हैं और अहिंसा गांधी जी की मुख्य बात है, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा नाम से कोई किताब नहीं लिखी, गांधी जी ने अहिंसा नाम से कोई लेख नहीं लिखा है, जैसे एकेडमिक लोग करते हैं या प्रोफेशनल फिलोसफर्स करते हैं। गांधी जी ने अहिंसा शीर्षक से कोई लेक्चर तक नहीं। तो गांधी जी के बारे में बात करते समय सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गांधी बुनियादी तौर से, जैसे वो खुद अपने आप को देखते थे, गांधी बुनियादी तौर से सत्य और अहिंसा के साधक थे। ये उनका अपना शब्द है, और ये साधना वो एक निजी जीवन तक सीमित ना रख के सार्वजनिक जीवन के माध्यम से कर रहे थे। इस साधना को वो एक तरह का प्रयोग मानते थे, और हम एक तरह से उनके सारे लेखन को उनके प्रयोगों की रिपोर्ट कह सकते हैं। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है
कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गुजराती में सत्यानुप्रयोग, सत्य के प्रयोग। तो प्रयोग मूलतः एक विज्ञान से आने वाला शब्द है, और प्रयोग का मतलब ही ये होता है कि प्रयोग के बाद जो साइंटिस्ट, आप तो खुद साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप जानते हैं इस बात को, कि साइंटिस्ट एक प्रयोग करता है अपनी हाइपोथेसिस को जांचने के लिए, और अगर उस प्रयोग से वो हाइपोथेसिस गलत साबित होती है तो उसको छोड़ देता है। साइंस आस्थाओं का मामला नहीं होता, साइंस प्रयोग का मामला होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी अपने जीवन को एक सतत प्रयोग के रूप में देखते हैं, और वो प्रयोग सत्य के प्रयोग है, अहिंसा के प्रयोग है। और इसलिए अरविंद जी, मुझे लगता है कि गांधी जी के बारे में बात करते समय हमें 2-3 चीजें लगातार ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो वो एक सतत विकासमान व्यक्ति है, दूसरे ये कि वो विकास आंतरिक नहीं है, वो कबीर की शब्दावली अगर याद करें तो वो भीतर बाहर सबद निरंतर। गांधी के यहाँ भीतर बाहर से मुक्त नहीं है और बाहर भीतर से मुक्त नहीं। गांधी के यहाँ ऐसा नहीं है कि साहब ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है और ये मेरा सार्वजनिक जीवन, उनके यहाँ वो फांक है नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विनोबा भावे ने एक बार एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था गांधी को हमें एक ऐसी किताब के रूप में नहीं देखना चाहिए जो छप गई एक बार और उसके बाद बार बार उसके अलग अलग संस्करण निकलते रहे, लेकिन उसमें कुछ जुड़ा नहीं, कुछ नया नहीं हुआ। गांधी को ऐसे मत देखिए। ये विनोबा की बात में याद कर दो। विनोबा ने एक बहुत मजेदार शब्द का प्रयोग किया था कि हम गांधी को वेदिया की तरह ना देखें। वेदिया गुजराती शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि आपने वेद सामने रख लिया है और वेद की पूजा करते हुए आप चले जा रहे हैं। तो विनोबा भावे लोगों को याद दिलाते हैं कि आप गांधी को एक वेदिया की तरह ना देखें, गांधी को वेद की तरह ना पूजें, बल्कि किसी भी समस्या या किसी भी सवाल के सामने होने पर यह सोचने की कोशिश करें कि इस पर गांधी जी का रिएक्शन क्या होगा। तो इस अर्थ में हम लोग इस बात को, मुझे लगता है कि ध्यान रखना जरूरी है अरविंद जी, कि गांधीवाद कोई बहुत उपयुक्त शब्द नहीं है। हम गांधी दृष्टि कहें तो शायद ज्यादा बेहतर है, और गांधी दृष्टि को भी, गांधी दृष्टि शब्द का भी प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो किसी इल्हाम की तरह गांधी जी को प्राप्त नहीं होगी। सतत विकास उनके यहाँ आपको दिखता है। आरंभ में वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, छुआछूत के विरोधी होते हुए भी वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, लेकिन अंत तक आते आते उन्हें वर्ण व्यवस्था के तर्क पर भी संदेह होने लगता है। और इस तरह की बहुत सी चीजें जो गांधी के यहाँ एक सतत, आजकल जिसकी बहुत चर्चा है और कुछ चर्चा जिसको कहना चाहिए, बहुत से लोग गांधी जी पर रेसिस्ट होने का आरोप लगाते हैं। आरंभिक दिनों में गांधी जी के यहाँ उस तरह का मुहावरा मिलता है जिसमें अश्वेत लोगों के प्रति एक अवज्ञा का भाव है, लेकिन साउथ अफ्रीका में रहते रहते ही उस मुहावरे में परिवर्तन आने लगता है और आगे चल के तो गांधी बाकायदा साउथ अफ्रीका के प्रसंग में एक इंक्लूसिव नेशन की बात करने लगते हैं, जिसमें वो व्हाइट सुप्रीमेसी को क्लियरली रिजेक्ट करते हैं और ब्लैक डेमोक्रेटिक राइट्स का समर्थन करते हैं। तो गांधी एक सतत विकासमान व्यक्ति, इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें गांधी जी को एकेडमिकली समझने में भी, और आज हम गांधी से क्या सीख सकते हैं, इस सवाल का जवाब देने में भी सहूलियत में। गांधी जी ने जैसे सत्य के साथ प्रयोग किया था, उनका एक जो है काफी विवाद भी उस पर चलता रहता है, कई बार लोग उसे उठाते भी रहते हैं। ब्रह्मचर्य के साथ भी उन्होंने कुछ प्रयोग किए। तो अगर प्रयोगों के हिसाब से देखा जाए, अगर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन दकियानूसी निगाह से देखा जाए तो विवाद का विषय तो बन ही सकता है। ये देखिए, ऐसा है कि अगर दकियानूसी लोग विवाद करते हैं किसी चीज पर, तो ये उस प्रयोग की सफलता का प्रमाण है। दकियानूसी लोगों ने गैलीलियो से माफी मंगवाई थी और ब्रूनो को जिंदा किया, ठीक है ना। दकियानूसी लोगों ने गैलीलियो से माफी मंगवाई थी
और चुटकुला प्रचलित है कि गैलीलियो ने माफी मांगते समय भी धीरे से ये कहा था कि बट स्टिल मूव्स, धीरे से कहा था कि मैं माफी मांग रहा हूं लेकिन धरती तो घूमती है। तो और ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। और ऐसे उदाहरण आपको दुनिया की हर सभ्यता और संस्कृति में मिल जाएंगे, जिसमें कि दकियानूसी लोगों में नए सवाल उठाने वालों को, प्रयोग करने वालों को उत्पीड़ित किया। कबीर के बारे में किंवदंतियां प्रचलित है, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, उन्हें हाथी के पांव के नीचे कुचलने की कोशिश की गई। और तो और तुलसीदास तक को उस समय के दकियानूसी लोगों ने सताया था। इसके प्रमाण तुलसीदास की अपनी रचना में मौजूद है। तो अगर गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग दकियानूसी लोगों को दुखी करते हैं तो उनसे उन प्रयोगों की सार्थकता ही सिद्ध होती है। दूसरी बात यह कि गांधी के उस प्रयोग की हाइपोथेसिस क्या थी, जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप प्रयोग की भाषा में बात करें तो पहले हाइपोथेसिस। गांधी के उस प्रयोग की हाइपोथेसिस ये थी कि जेंडर्ड इंडिविजुअलिटी जो होती है, हम सब अपने आप को या तो पुरुष या स्त्री के रूप में पहचानते हैं, हमें समाज ये बताता है कि आप ऐसे ही पहचाने, लेकिन ये एक तथ्य है और आज तो ये मनोविज्ञान में स्थापित तथ्य है। लेकिन भारतीय परंपरा इसको सैकड़ों सालों से जानती है कि कोई भी स्त्री पूरी तरह स्त्री नहीं होती और कोई भी पुरुष पूरी तरह पुरुष नहीं। हर स्त्री में एक पुरुष है, हर पुरुष में एक स्त्री है। ये जो एक फिक्स्ड जेंडर्ड स्टीरियोटाइप है, ये सही नहीं। आज यूरोप में इस बात को स्वीकार किया जाता है, इस पर यहाँ खूब पैसे हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन पूर्वी परंपराएं, भारतीय और चीनी परंपरा इस बात को बहुत पहले से जानते हैं। चीन का जो सारा वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन है वो इन और यांग, जिसे हम अपनी पारंपरिक शब्दावली को याद करें तो प्रकृति और पुरुष, उसके संबंध और संतुलन पर आता है। तो चीन की सारी फिलॉसफी। तो गांधी के जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग हैं, गांधी की अपनी शब्दावली आप याद करें, उन्होंने कहा था कि मैं गॉड्स पिनक बनना चाहता, ईश्वर की ईश्वरीय नपुंसकता प्राप्त करना चाहता, यानी ये जो जेंडर्ड आइडेंटिटी है इसके परे उठना चाहता। और इसीलिए इस बात को भी ध्यान रखें कि उन प्रयोगों में जो उनके साथ थी मनु गांधी, उनकी पुस्तक का नाम है बापू माय मदर। एक बात। दूसरी बात, गांधी जी इन प्रयोगों को भी छुपाते नहीं थे। मार्के की बात यह है कि गांधी जी अपने इन प्रयोगों की चर्चा अपनी प्रार्थना सभा में करते थे और ये चर्चा उनके परम प्रिय और विश्वास पात्र मित्रों और अनुयायियों को भी असुविधा में डालती। नेहरू और पटेल परेशान होते थे गांधी जी की इस तरह की बातों से, क्योंकि जाहिर है कि गांधी जी अपने समय में भी, खास करके अपने जीवन के अंतिम दिनों में, सब लोग गांधी जी की प्रशंसा ही करते हुए ऐसा नहीं है, वरना उनकी हत्या क्यों होती, उनकी जान लेने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। तो बहुत से लोग गांधी जी से विभिन्न कारणों से चिढ़ते थे, नफरत करते थे, और इस तरह के प्रयोगों की चर्चा से उस नफरत को बल मिलता था। लेकिन गांधी जी इन प्रयोगों की चर्चा करते थे, वो प्रयोग करते रहे। ये कहने के बाद मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जेंडर्ड इंडिविजुअलिटी के परे जाने की जो गांधी जी की सोच थी वो बहुत सही थी। हम सबको वो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जेंडर्ड इंडिविजुअलिटी के परे जा सकें। सरल शब्दों में कहें तो अगर मैं पुरुष हूं तो मैं स्त्री की तरह सोचना सीखूं, और अगर मैं स्त्री हूं तो पुरुष की तरह भी सोचना सीखूं। लेकिन गांधी जी की जो ब्रह्मचर्य की अवधारणा है, मैं इन दोनों चीजों में फर्क करता हूं। गांधी जी की जो ब्रह्मचर्य की अवधारणा है और सेक्स के बारे में जो उनकी समझ है, वो मुझे प्रामाणिक और वैज्ञानिक नहीं है। मैं जेंडर और सेक्स में फर्क कर रहा हूं। जेंडर्ड स्टीरियोटाइप से परे जाने का जो प्रयत्न है गांधी जी का, जो उनके प्रयोग हैं, वो कितने भी अटपटे लगें, कितने भी लोगों को, दकियानूसी लोगों को परेशान करें, वो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। उनका और उस तरह के अन्य प्रयोगों का गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन सेक्स को लेकर के गांधी जी की जो समझ है, संतति निरोध के लिए जिस तरह के उपाय अपनाने की वो बात करते हैं, और पूरे सेक्स के फिनोमिनन को लेकर के जो उनकी समझ है, वो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है। दो टूक शब्दों में मैं उससे कतई सहमत।
कस्तूरबा गांधी ने इसका जिक्र भी किया है कि वो मतलब कभी बहुत कई बार वो अति ब्रह्मचर्य के मोड में चले जाते थे और कस्तूरबा को इससे बहुत परेशानी होती थी। देखिए अरविंद जी, हम थोड़ा सा ये इतनी गंभीर बातों से हमने बात शुरू की, अच्छा लग रहा है मुझे। हम गांधी जी को एक इंसान की तरह अगर देखें और उनकी आत्मकथा याद करें, तो जब गांधी जी के पिताजी की मृत्यु हुई, गांधी जी के अपने शब्दों में वो पत्नी के साथ थे और गांधी जी ने लिखा है कि मैं जबरन करता था, उसे फोर्स करता था कस्तूर को। गांधी जी अपनी सेक्सुअलिटी के इस पहलू से जीवन भर मुक्त नहीं हो पाए। जिस व्यक्ति को अपने पिता के अंतिम समय की स्थिति है, और ये कोई ऐसी आफत की बात नहीं है जिसको लेकर कुछ लोग अब उछलने लगे, कूदने लगे, वो सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे। संयोग की बात है कि गए अपने कमरे में और उसी समय खबर मिली कि पिताजी तो गुजर रहे 2 मिनट के अंदर अंदर। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लेकर के अब कुछ लोग गांधी जी के खिलाफ अभियान छेड़ दें, जैसे तरह तरह के लोग छेड़ते रहते हैं मूर्खतापूर्ण बातों को लेकर। लेकिन ये गांधी जी के मन में जो सेक्स को लेकर ग्रंथि बनी, उसको समझने की एक कुंजी जरूर है। ये ग्रंथि थी गांधी जी के मन में और इसीलिए वो जीवन भर ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते रहे। जीवन भर वो एक तरह से अपनी सेक्सुअलिटी को ओवरकम करने की कोशिश करते, और इसी का चरम रूप वो था जिसकी आपने चर्चा की कि वो ये जांचना चाहते थे कि इतनी उम्र हो जाने के बावजूद क्या मुझ में अभी भी सेक्सुअल डिजायर बाकी है, और अगर है तो क्यों है। उन प्रयोगों को बहुत सेंसिटिविटी से और बहुत गंभीरता से सुनना समझना चाहिए। अपने ओछेपन को गांधी जी जैसे व्यक्ति पर आरोपित करके नहीं सोचना समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी उनकी जो थी, मतलब उनके अंदर जो सच बोलने की आदत थी। भाई, हम कोई भी ऐसा काम करें जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं हो तो उसे छुपाते हैं ना, जनरली छुपाते हैं। हम सब छुपाते हैं। कौन हम में से ये खुलेआम कहना चाहेगा कि साहब मैं शराब बहुत पीता हूं, मैं सिगरेट बहुत पीता हूं, या ऐसी कोई बुरी आदत मुझे है? नहीं कहते लोग, छुपाते हैं। गांधी जी इस लिहाज से अद्भुत व्यक्ति थे, जो स्टेट या पॉलिटिकल प्रोसेस से संबंधित चीजें हैं जिनका सार्वजनिक होना देश हित में नहीं है, उन्हें छोड़कर अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो कुछ नहीं छुपाते। और आत्मकथा जब उन्होंने लिखी थी तो वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। आत्मकथा लिखते समय गांधी जी विश्वविख्यात व्यक्ति हो चुके थे। उन्होंने खुद आत्मकथा में लिखा है कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूं अपने प्रयोगों की कथा क्योंकि अब मेरे प्रयोगों की चर्चा दुनिया के सभ्य देशों में भी होने लगी। और सभ्य शब्द को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में रखा था। गांधी जी काफी शरारती व्यक्ति भी थे, तो जब उन्होंने लिखा कि मेरे प्रयोगों की चर्चा सभ्य देशों में भी होने लगी है, तो सभ्य शब्द को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में रखा था। सो कॉल्ड सभ्य। हाँ। गांधी जी का एक और चुटकुला मशहूर है। किसी ने उनसे पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो गांधी जी ने कहा कि दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग आइडिया। विनोद थे तो मैं बहुत ऊंचे दर्जे का था। तो एनीवे, तो उस समय जब वो लिख रहे हैं आत्मकथा, उसमें भी वो कुछ छुपा नहीं रहे, ना अपने साउथ अफ्रीका के जीवन के बारे में छुपा रहे हैं, बल्कि जो, यानी ये बात हम कैसे जानते हैं, ये बात मैं कैसे जानता हूं, मैंने कोई रिसर्च नहीं की है इस पर कि गांधी जी के पिताजी का जब निधन हुआ तो गांधी जी क्या थे और क्या कर रहे थे, कोई रिसर्च नहीं की है। गांधी जी ने अपने अंदर वीरता और ताकत का संचार करने के लिए मांस खाया, वेश्या के यहां गए, ये सब किसी ने रिसर्च करके नहीं निकाला है, ये सब गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा, खुद लिखा है। और उस समय लिखा है जबकि वो दुनिया की जानी मानी हस्तियों में शुमार हो चुके, और एक लेखक के तौर पर नहीं, लेखक के जीवन में तो इस तरह की आत्मकथा आप लिखें तो ठीक है, लेखक का तो होगा, सार्वजनिक व्यक्ति थे, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, और उस समय उन्हें ये सब लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि जैसा आपने कहा कि सार्वजनिक व्यक्तित्व के जीवन में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
इसलिए उन्होंने ये सब लिखा और इसलिए हम जानते हैं। एक सवाल आया, इस पर थोड़ी आपकी प्रतिक्रिया चाहिए है। आनंद शुक्ला जी हैं, उन्होंने कहा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में ऐसे लोगों को दूर ही रखा जो हथियार उठाने से डरते थे अथवा प्रतिरोध करने में स्वयं की अक्षमता का अनुभव करते थे। उन्होंने लिखा है कि मैं मानता हूं कि जहां डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा के पक्ष में अपनी राय दूंगा। अब पता नहीं, कल के डरपोक आज राजनीतिक लाभ के लिए देश और समाज को बदलने के लिए हिंसा का रणनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि गांधी जी के लिए अहिंसा का क्या मतलब था, इसको समझ लें। और ये बात पुनः मैं गांधी जी का ही कथन स्मृति से जितना उद्धृत कर सकता हूं, आत्मकथा में उन्होंने लिखा है गांधी जी ने, और उन्होंने लिखा है कि हिंसा एक सच्चाई है। हम सब हिंसा की होली की लपेट में आए हुए पामर प्राणी हैं। मैं हिंदी अनुवाद से याद कर रहा हूं। जीवे जीव आहारा की बात में सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मनुष्य के मन में यह भावना हो कि जानबूझ करके वो छोटे से छोटे प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसमें संयम की भावना हो, उसके मन में करुणा की भावना हो, तो वो अहिंसा का साधक है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है गांधी की अहिंसा को समझने का। गांधी की अहिंसा वेजिटेरियनिज्म से अलग है। गांधी स्वयं वेजिटेरियन थे, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस को पापी नहीं मानते थे, ये ध्यान रखिए। वो आजकल के वेजिटेरियंस की तरह नहीं थे। मतलब मेरे साथ ही चुटकुले होते हैं, कई बार लोग मुझे वेजिटेरियनिज्म सिखाने चले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं तो पैदाइशी वेजिटेरियन, मुझे मत सिखाइए वेजिटेरियनिज्म। लेकिन उनके सिखाने का ढंग इतना आक्रामक होता है कि कई बार मुझे लगता है कि आप, और वो गांधी जी का जब नाम लेते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है उनकी बातें सुन के और उस पर सोचकर कि आप वेजिटेरियन होते हुए स्वभाव से इतने हिंसक और आक्रामक हैं। गांधी जी की अहिंसा नंबर 1 वेजिटेरियनिज्म नहीं। नंबर 2, गांधी जी की अहिंसा कायरता कतई नहीं। नंबर 3, हम मूल जो परिभाषा उन्होंने दी उस पर आए, करुणा और संयम। ये सूत्र है अरविंद जी। मैं फिर से कहूं कि गांधी हो या नेहरू हो या पटेल हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बाहर के लोग हो, हमें ऐसे लोगों के बारे में बात करते समय, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते सोचते समय कोशिश करनी चाहिए कि अपने ओछेपन से बाहर निकलकर बात कर सके। ठीक है ना? इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्या मतलब है करुणा और संयम। करुणा यानी दूसरे के दुख का एहसास, संयम यानी अपनी इच्छाओं पर काबू। क्या ये सच नहीं है कि इन दो चीजों के बिना मानव सभ्यता सरवाइव नहीं कर सकती? संयम के अभाव में ही वो कंज्यूमरिज्म पैदा होता है जिससे आज सारी दुनिया परेशान है। करुणा के अभाव में ही वो आक्रामकता और हिंसा पैदा होती है जिसके चलते आप नरसंहारों को और हर तरह की क्रूरता को जायज ठहराने लगते हैं। तो गांधी के लिए अहिंसा, करुणा और संयम। अभी यहां मैं एक बात याद करना चाहता हूं और बहुत रोचक है। जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी, हम सब जानते हैं, ग्लिम्पसेस फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उसमें एक जगह जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि वैसे तो कल्चर को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति में सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड कंसर्न फॉर अदर्स हो, उसे सुसंस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। आप ध्यान दें, गांधी के लिए अहिंसा को परिभाषित करने वाले तत्व हैं करुणा और संयम। नेहरू के लिए संस्कृति को परिभाषित करने वाले तत्व हैं करुणा और संयम। ये बहुत रोचक है। नेहरू कल्चर को डिफाइन करते हैं, संयम और करुणा, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड कंसर्न फॉर अदर्स। गांधी अहिंसा को परिभाषित करते हैं, अगेन सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड कंपैशन। अंग्रेजी अनुवाद में आत्मकथा में कंपैशन शब्द का प्रयोग किया गया है, हिंदी में करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो अगर आप इस तरह देखें तो गांधी और नेहरू की जो सोच है और नेहरू पर जो गांधी के गहरे प्रभाव हैं, उनसे आपको दुनिया की वर्तमान समस्याओं को समझने की दृष्टि मिलती है, बशर्ते आप गांधी को वेदिया ना बनाएं, उनसे आपको दृष्टि मिलती है समझने की। अब वो जो सवाल था, इस पृष्ठभूमि के बाद मैं उस सवाल पर आता हूं। गांधी राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध थे, ये सही है, और यही उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन से उनकी मूल असहमति थी, क्योंकि वो ये स्पष्ट रूप से मानते थे, उन्होंने लिखा है, आप राजमोहन गांधी की अद्भुत पुस्तक आपके दर्शकों को, आपके मित्रों को पढ़नी चाहिए, जो उन्होंने जीवनी लिखी है, मोहनदास। उसमें राजमोहन गांधी ने उद्धृत किया है गांधी को कि हिंसक आंदोलन में गंगूबाई कैसे हिस्सा ली। गंगूबाई जाहिर है कि आश्रम में रहने वाली एक वृद्ध साधारण महिला थी। तो गांधी का सवाल ये था, और फिर से ध्यान दें इस बात पर कि फंडामेंटल फिलोसॉफिकल सवाल है पॉलिटिकल प्रोसेस का, कि हिंसा जो है वो हीरो कर सकते हैं, सैनिक कर सकते हैं, क्रांतिकारी कर सकते हैं, लेकिन जन आंदोलन अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो ऐसा आंदोलन जिसमें कि अत्याचारी को या आतताई को मारना एक राजनीतिक कर्म हो, तो वो कर्म अच्छा है या बुरा है वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन उस कर्म में गंगूबाई का हिस्सा तो नहीं। उसमें गंगूबाई अधिक से अधिक आपकी प्रशंसा कर सकती है, आपकी पूजा कर सकती है, वीर पूजा कर सकती है, खुद उनकी एजेंसी नहीं होगी उसमें। गांधी का सारा आंदोलन हिंदुस्तान के कमजोर से कमजोर आदमी को मॉरल और पॉलिटिकल एजेंसी देने का, ये उनका सबसे बड़ा महत्व है। जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हिंसा, तो इस समय समाज में आप किस प्रवृत्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हिंसा नहीं कर रही। अरविंद जी, हम जिस तरह के समाज में इस समय रह रहे हैं, उस समय तो हालत यह है कि एक व्यक्ति मर गया है, चाहे आतंकवादियों ने मारा है, चाहे सुरक्षा बलों की गोलियों से मर गया है, और उसका अबोध पोता जो है 2.5-3 साल का उसकी छाती पे बैठा है, उस फोटो को लेकर के लोग जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और जिस तरह उसका उपयोग कर रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं उस फोटो पर, ऐसे हिंसक समय में यह समझना कि हिंसा की बात केवल एक तरफ से आ रही है और हम सब बड़े पवित्र हैं, हम सब अपने अपने गरेबान में झांक कर देखें कि हमने हिंसा और आक्रामकता को कितना इंटरनलाइज कर दिया है, तब गांधी जी से सवाल पूछे। नहीं, ये आपने बात बहुत अच्छी कही कि गांधी के अंदर एक यह तो एक जबरदस्त क्षमता थी कि उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया और जननायक के तौर पर वो उभर के आ गए, अपने विचारों से ही नहीं, अपने कर्म से भी। उन्होंने, ये भी कोई कम बात थोड़ी है कि उन्होंने एक धोती की आधी धोती फाड़ के लपेट लिया और आधी धोती नीचे लपेट ली, ये भी कोई कम बात नहीं है ना। जब हम बहुत सारे लोगों से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि, देखिए अरविंद जी, उसमें एक चीज मैं आपसे कहूं कि वो एक जिसको कहते हैं टेम्पर ऑफ टाइम भी होता है, और उस टेम्पर ऑफ टाइम को गांधी जी ने बहुत साहस के साथ स्वर दिया, उसको अभिव्यक्ति। और यहां फिर इस बात पर ध्यान दीजिए, देखिए एक जो समस्या होती है, थोड़ा सा अलग प्रसंग में ले जाके बात करना चाहता हूं। रामविलास जी ने निराला की जीवनी लिखी है 3 खंडों में, बड़ी प्रसिद्ध जीवनी है निराला की साहित्य साधना, और उस जीवनी को पढ़कर कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत रोचक टिप्पणी की थी, और उन्होंने, हजारी प्रसाद जी ने या शायद नेमीचंद जैन ने, सॉरी मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो बहुत मजेदार टिप्पणी थी। और वो टिप्पणी ये थी कि जीवनी को पढ़कर ऐसा लगता है कि उस समय निराला अकेले भले व्यक्ति थे या अकेले महान व्यक्ति थे, बाकी सब जो है किसी ना किसी तरह उनके षड्यंत्र में उनके खिलाफ लगे। कोई भी व्यक्ति जो है, चाहे वो गांधी हो चाहे कोई भी, उसे उसके परिवेश से काट कर नहीं देखना चाहिए। आप ध्यान दें इस बात पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के प्रभाव में आने के पहले थॉरोली एंग्लिसाइज्ड जेंटलमैन थे।
3 पीस सूट पहनने वाले, क्लब में जाकर ब्रिज खेलने वाले और बेहद सफल वकील। आज बहुत से लोगों को ये यकीन नहीं होगा कि सरदार पटेल की बैकग्राउंड ये थी, और वो भी सरदार पटेल भी इंग्लैंड से ही वकालत पढ़ के आए थे। जवाहरलाल नेहरू का किस्सा मशहूर है। जवाहरलाल नेहरू की रईसी के बारे में तो दुनिया भर की किंवदंतियां उस समय भी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है। और हमारी माँ के जमाने तक हमारी माँ ये बताती थी, किंवदंती के धरातल पर जो बात रही होगी या सही रही होगी, कि जवाहरलाल जी ने जब पहली बार वो मोटा खद्दर पहना, क्योंकि तब ऐसी फाइन खादी तो आती नहीं थी जैसे मैंने पहन रखी थी, मोटा खद्दर होता था, तो माँ हमारी बताती थी कि जवाहरलाल जी का बदन छिल गया था। सुभाष चंद्र बोस, वो भी बहुत रईस बाप के बेटे थे, ICS में फर्स्ट आए थे, वो भी खादी पहनने लगे। राजगोपालाचारी, वो भी बहुत संपन्न परिवार से आते थे। उस जन आंदोलन का महत्व इस बात में था, और गांधी जी की जो सिंबॉलिज्म की समझ थी, जो सिंबॉलिज्म को वो समझते थे कि उसका क्या मतलब होता है, उसका महत्व और उसका जादुई प्रभाव ये था कि ये सब रईस खानदानों से आने वाले लोग खद्दर पहनने लगे थे और चरखा काटने लगे। और उसका कारण यही था कि गांधी जी के सोच में, उनके कर्म में कुछ स्ट्राइकिंग था, जो लोगों को लगता था कि ये एक स्टेटमेंट के तौर पर सामने आना चाहिए। इसी के साथ में ये भी आपको कहूं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वो समय ऐसा भी था जबकि रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी जी के इन व्यवहारों और विचारों की स्पष्ट और कठोर आलोचना कर सकते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी जी के औद्योगिकरण संबंधी विचारों के घोर विरोधी थे। वो राष्ट्रवाद को भी लेकर के बहुत आश्वस्त नहीं थे, और उन्होंने खुल के अपने राय प्रकट की थी। और ऐसे बहुत से लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसी ने रविंद्रनाथ ठाकुर को एंटी नेशनल नहीं कहा, और उस सारी असहमति के बावजूद रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी जी के लिए गुरुदेव थे और गांधी जी रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए महात्मा जी। तो उस संवाद के स्तर को हमें समझना चाहिए, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिना किसी के अंधभक्त हुए और बिना किसी के अंध विरोधी। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, टैगोर, राजाजी, सरोजिनी नायडू, बादशाह खान, इन लोगों के बीच का जो संवाद था, और ये सब किसी ना किसी तरह गांधी जी से जुड़े हुए लोगों के मैंने नाम लिए हैं जानबूझकर इस वक्त, उनके बीच में एक कांस्टेंट डायलॉग था, और वो डायलॉग हमारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है। आज की जो नई पीढ़ी है, मान लीजिए जो आज की नई पीढ़ी तो बड़ा कंफ्यूजन में है आजकल। गांधी एक तरफ गांधी है, एक तरफ गांधी के विरोधी। क्या सलाह देना चाहेंगे कि गांधी को किस तरह से उन्हें देखना चाहिए और समझना चाहिए, और समझना जरूरी क्यों है? ओके, 1980 में एक किताब छपी थी जिसका नाम था द थर्ड वेव। उसके लेखक थे एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर एक तरह से उस चीज के जनक माने जाते हैं जिसे फ्यूचरोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने उस जमाने में फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया था, फ्यूचर को देखा था, और उनकी किताबें जो हैं वो बड़ी मशहूर हुई थी। और उसी में से एक किताब थी द थर्ड वेव, जिसमें उनकी बुनियादी थीसिस ये थी, और जो बहुत मार्के की थीसिस थी, कि असल में मानव इतिहास में दो महत्वपूर्ण लहरें आ चुकी हैं, दो वेव्स आ चुकी हैं। एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और दूसरी इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, और तीसरी वेव अब आने वाली है। और वो 1980 में इस बात को देख पा रहे थे। 1980 में ध्यान दीजिएगा कि अब जो तीसरी वेव आने वाली है वो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की वेव आने वाली है, क्योंकि लोगों के पास सूचनाएं बहुत होंगी और तेजी से दुनिया बदलेगी इसकी वजह से। बहरहाल, तो उसमें
अरविंद जी, उस पुस्तक के एक चैप्टर का शीर्षक है गांधी विद सैटेलाइट्स। ध्यान दीजिएगा, गांधी विद सैटेलाइट्स। और उनकी मान्यता ये है, उन्होंने ये लिखा है कि अब जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हैं आने वाले समय में, वो लंदन, वॉशिंगटन या मॉस्को में नहीं बनेगी। वो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बनेंगी। ये एल्विन टॉफलर का कहना है। और इसलिए मैं इसमें ये थोड़ा सा हाँ, और उन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में विकास की जो सीमित अवधारणा है, जिसमें केवल आर्थिक तरक्की को महत्व दिया गया है, उस पर पुनर्विचार होगा या होना चाहिए। और तब गांधी जैसे लोगों की सोच का महत्व होगा। ये 1980 में एल्विन टॉफलर लिख रहे हैं। और उनके कहने का आशय यही है कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन होगी और उसको हम नहीं रोक सकते, और वो होनी चाहिए सैटेलाइट्स, लेकिन गांधी विद सैटेलाइट्स। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, जो आपका सवाल है। 1960 में, टॉफलर से 20 साल पहले, 1960 में जवाहरलाल जी ने एक इंटरव्यू दिया था आर.के. करंजिया को। उस इंटरव्यू के कई अंश मैंने अपनी पुस्तक हुई भारत माता में लिए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें उसको। तो उसमें दो बहुत मजेदार बातें हैं। एक तो आर.के. करंजिया बार बार ये कह रहे हैं कि आपने गांधी जी से अलग रास्ता चुना है, इसके लिए आपको बधाई या जो भी है, और आपका एक नेहरूवियन सोच। तो नेहरू इस बात पर थोड़ा जवाब देते हैं, फिर फाइनली चिढ़ते जाते हैं और चिढ़ के कहते हैं कि देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। नेहरूवियन आइडियोलॉजी, नेहरूवियन सोच जैसी कोई चीज नहीं। हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वो गांधी जी के सिखाए हुए पर ही अमल करने की कोशिश। तो अगर आप आइडियोलॉजी की बात करें तो दिस इज नथिंग बट गांधीयन आइडियोलॉजी, और कुछ नहीं। नेहरूवियन आइडियोलॉजी बेकार का शब्द है, ये नेहरू के। दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस प्रसंग में, जब करंजिया उनसे पूछते हैं कि भविष्य में आप क्या समस्याएं देखते हैं, या इस समय कौन सी समस्याएं आपको परेशान कर रही, अरविंद जी, 1960 की बात है। चीन का जो सन 62 का जो दुर्भाग्यजनक दौर था, वो अभी आना था। नेहरू अपनी हाइट ऑफ ग्लोरी पर थे, दुनिया भर में नेहरू का जलवा था। नेहरू इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन है, उसने एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस पैदा की है। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, आध्यात्मिक रिक्ति, आध्यात्मिक शून्य। उस स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस से टकराना, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इंटीग्रेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी सबसे बड़ी समस्या है। केवल आर्थिक विकास से बात नहीं बनी। ये नेहरू 1960 में महसूस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी अभी उतनी विकसित नहीं है जितनी 1980 में हो चुकी है, या उसके अब तो 2020 में टेक्नोलॉजी कहाँ है। उस टेक्नोलॉजी की कमाल है कि मैं और आप बात कर पा रहे हैं। कहां पहुंच गए हम लोग। नेहरू 1960 में स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को सेंस कर रहे हैं। टॉफलर 1980 में ये सेंस कर रहे हैं कि विकास की जो रणनीतियां दक्षिण में, यानी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में बनेंगी, उनमें केवल आर्थिक तरक्की विकास का पैरामीटर नहीं हो सकता। अब आप इस चीज पर गौर कीजिए कि 1980 के बाद वो बहुत विस्तार हो जाएगा, उस पर कभी अलग से बात करने की जरूरत होगी। 1980 के बाद अमेरिका में जो राइट विंग थिंक टैंक है, वो बाकायदा इस पर विचार करते हैं कि जो हमने विकास का मॉडल दुनिया भर पर थोप रखा है, इसको बचाया कैसे जाए। अब तो दस्तावेज उपलब्ध है, और नतीजा ये निकलता है कि आज रणनीतियां चाहे दक्षिण में बन रही हो या उत्तर में बन रही हो, या तो आर्थिक तरक्की की बात होती है या सोशल आइडेंटिटीज की बात होती है, इंटीग्रेटेड नहीं होती। सिस्टम के बदलाव की बात खत्म हो चुकी है, इंटीग्रेशन की बात भी खत्म हो हाँ, मतलब मनुष्य का ऐसा विकास जिसमें उसकी आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों की तरह की तरक्की हो सके, तो बंधु वो तो केवल सिस्टम के बदलाव से ही संभव। यहां मैं फिर गांधी नेहरू संवाद की एक बात याद करूं। हम सब लोग जानते हैं कि 1946 में स्वतंत्र भारत की रूपरेखा क्या हो, कैसी हो, इसको लेकर के गांधी जी और नेहरू जी के बीच में काफी 1945 में काफी तीखा वाद विवाद हुआ था। गांधी जी ने चिट्ठी लिखी कि हिंद स्वराज को मॉडल होना चाहिए, नेहरू ने कहा कि हिंद स्वराज मॉडल नहीं हो सकता।
उससे नहीं बात बनेगी। तो वो बातचीत हुई। उसमें 13 नवंबर 1945 की जो चिट्ठी है गांधी जी की, वो बहुत महत्वपूर्ण। उसमें वो लिखते हैं कि कल हमारी मुलाकात हुई थी और जो मुलाकात में हमारी बातचीत हुई उसको मैं पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूं, और अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो तुम इसमें जोड़ना ताकि हम आगे बात कर सकें। नेहरू को चिट्ठी लिख रहे हैं और उस चिट्ठी में पहला पॉइंट यह है कि तुमने ये कहा था, नेहरू ने, कि ऐसे विकास की जरूरत है जिसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके। इस पर किसको ऐतराज हो सकता है? ये गांधी कह रहे हैं नेहरू से। अब मैं इस बात पर आऊं कि इस समय जो स्थितियां बन गई हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, चाहे वो हिंदू आइडेंटिटी, मुस्लिम आइडेंटिटी, दलित आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, और या फिर विकास का वो मॉडल जिसमें चमक दमक, इससे विकास तय होता है, बुलेट ट्रेन से विकास तय होता है, 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन से विकास तय होता है, कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट से विकास तय होता है जिसमें अटलांटिक आप 3 घंटे में पार करते हैं, जो सामान्य हवाई जहाज में पार करने में लगभग 10-12 घंटे। तो वो 10-12 घंटे हम क्यों नहीं, हम 3 घंटे में पार करें। पर्यावरण की भले ही इसमें ऐसी की तैसी हो जाए, जिनको कॉनकॉर्ड की आवाज सुनने का दुर्भाग्य प्राप्त हो वो बहरे हो जाए। भाई दबे अब कॉनकॉर्ड की फ्लाइट्स बंद कर दी गई। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जहां तक बातें अभी जो अमेरिका में चल रहा है, जो आप सब जानते हैं, 25 मई से जो शुरू हुआ है, तो उसमें कॉर्नेल वेस्ट हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्वयं वो ब्लैक हैं, और उन्होंने 2 टूक कहा कि ब्लैक फेसेस इन हाई प्लेसेस, ये बात फेल हो चुकी। हमने ओबामा को राष्ट्रपति बना के देख लिया, कोंडेला राइस को बड़े पद पर रख के देख लिया। जो अमेरिका का सिस्टमिक रेसेज में वो खत्म है, जरूरत सिस्टम बदलने की। यही बात एल्विन टॉफलर याद कर रहे थे और इसलिए वो गांधी का हवाला दे रहे थे, चैप्टर का शीर्षक ही रख रहे थे गांधी विल सेटल। और यही बात सन 1960 में नेहरू कह रहे थे कि वी हैव टू हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, एंड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट देयर हैज टू बी अ सिस्टमिक चेंज। ये है। अब हम लोग बात को खत्म करेंगे, लेकिन एक सवाल है कि आज के समय अगर गांधी होते, ये जो महामारी का दौर चल रहा है और जो सब जगह अस्त व्यस्तता फैली हुई है, मैंने कहीं पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में कोई महामारी फैली थी तो गांधी जी ने अपनी परवाह नहीं की और जाकर के ग्रस्त लोगों की सेवा की। आज गांधी जी होते तो क्या करते? मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाँ। चंपारण का जब सवाल, चंपारण का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय गांधी जी ने एक बात कही थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जो शुद्ध लोक सेवा होती है, लोक सेवा, जन सेवा, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति तो होती ही है। तो अगर आज गांधी जी होते तो निश्चित रूप से कोरोना पीड़ितों की सेवा करते और साथ ही वो सरकारों की हृदयहीनता पर भी सवाल उठाते। वो अमेरिका की सरकार पर सवाल उठाते जिसे इस बात की कोई परवाह नहीं है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि लोगों की क्या हालत हो रही है। वो ये सवाल उठाते हैं कि अमेरिका में हेल्थ सर्विसेज इस कदर प्राइवेटाइज्ड क्यों है और इंश्योरेंस के साथ क्यों जुड़ी हुई है। पब्लिक हेल्थ सर्विस का ऐसा सत्यानाश अमेरिका में क्यों हुआ और कैसे हुआ। वो भारत में भी यही सवाल उठाते कि ऐसी स्थिति कैसी बन गई कि आपके पास इस महामारी से निपटने के लिए बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, वेंटिलेटर्स आपके पास नहीं है। और वो निश्चित रूप से इस बात पर भी सवाल उठाते कि आप लॉकडाउन जैसा इतना बड़ा और करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला कदम उठाते हैं और लोगों को उसके लिए तैयारी का अवसर नहीं देते। और जो लोग अपने घर जा रहे हैं उन्हें पुलिस सड़क पर डड्डू चाल चलाती है, मुर्गा बनाती है, डंडे मारती है जैसे कि वो कोई अपराधी हो। तो गांधी अगर आज होते तो उनके लिए ये दोनों चीजें बेहद महत्वपूर्ण। आपने जो बात, पिछला सवाल जो आपका था कि नौजवान गांधी को कैसे समझें और कैसे पढ़े लिखें, देखिए एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेने की जरूरत है। जानकारी और ज्ञान के मामले में पुड़िया देने से काम नहीं चलता। वो व्हाट्सएप पर जो पुड़िया बढ़ती है ना, उससे काम नहीं चलता। आप तो डॉक्टर हैं, कई जगह टोटके भी चलने लगे, पुड़िया की तो बात पुरानी हो गई।
अब तो टोटके भी चलने लगे। तो पुड़िया और टोटका जो है वो जानकारी के क्षेत्र में काम नहीं करता। मैंने 2-3 किताबों के नाम लिए, और गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के बाद सबसे ज्यादा किताबें गांधी जी पर लिखी। कोई अच्छी किताब उठाइए, राजमोहन गांधी की किताब हिंदी में आ चुकी है, रामचंद्र गुहा की किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं, पढ़िए और उससे तय कीजिए कि आपको गांधी के बारे में क्या सोचना है, कैसे सोचना। गांधी शांति प्रतिष्ठान का वो जर्नल आता है गांधी मार्ग नाम का, हर दूसरे महीने छपता है। उसमें बहुत अच्छे लेख होते हैं, गांधी दृष्टि से लिखे गए। हर लेख से सहमत होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नहीं होता, लेकिन पढ़िए अगर आप सचमुच गांधी को समझना चाहते हैं। व्हाट्सएप की पुड़ियों और टोटकों से और गुटकों से गांधी या नेहरू या किसी भी व्यक्ति को या परिघटना को समझने की कोशिशें विफल हो। गांधी नेहरू के संबंध को, उसके मर्म को समझना है तो मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि हुईज भारत माता की भूमिका पढ़ लीजिए, 50-60 पेज की है। मेरा व्याख्यान जो है मजबूती का नाम महात्मा गांधी, वो इंटरनेट पर भी सुलभ है। राजकमल वालों ने व्हाट्सएप पर भी उसको सर्कुलेट कर दिया है, और इंटरनेट पर उसका लिखित और व्याख्यान दोनों रूप सुलभ है। वो देखिए, उसमें 10 संदर्भ दिए गए, हो सकता है उनसे आपको कुछ मदद मिले। चलिए ठीक है, आज बहुत अच्छी बातचीत हुई और काफी लोग उपस्थित रहे यहाँ पर, मैंने देखा। अभी आप भी को मैं शेयर कर दूंगा, आपके उस पर चला जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपको सुबह सुबह हमने उठा दिया। नहीं, मैं इतना सुबह नहीं है, मैं आमतौर से 5:30 बजे उठ जाता हूँ। हाँ, इतना सुबह नहीं है। टाइम का थोड़ा सा वो, आप अमेरिका में है, मैं इंडिया में हूँ, तो इस समय जो है वो टाइम का थोड़ा सा लैग, 12.5 घंटे का फर्क है। यहाँ इस समय 9 बजने वाले हैं सुबह के। हाँ, तो पुरुषोत्तम जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद आपका और सभी लोगों का। बहुत नमस्कार।